नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बताऊंगा कि ग्रुप डी के फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके पास 12 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यदि इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी आपके पास टाइम है, तैयार करवा लीजिए, नहीं तो आपको फॉर्म में दिक्कत हो सकती है। तो इस कंप्लीट वीडियो में एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ मैंने सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, चाहे वो ग्रुप डी की हो, एनटीपीसी की हो या पैरामेडिकल की हो, आप विजिट कर देख सकते हो। आज की वीडियो में वन बाय वन हम इन सभी डॉक्यूमेंट पर बात करेंगे। उससे पहले बता दूं, यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो चक्षु पब्लिकेशन की बुक आपके लिए उपयोगी हो सकती है, जिसमें सबसे पहले आती है रेलवे ग्रुप डी के सामान्य ज्ञान की बुक। इस बुक में आप सबसे पहले देखोगे चैप्टर दिया हुआ है और चैप्टर में भी पॉइंट वाइज समझाया हुआ है। और जैसे ही आप चैप्टर कंप्लीट करते हो तो चैप्टर कंप्लीट होते ही आपको पीवाईक्यू मिल जाते हैं, जो पिछली परीक्षाओं में रेलवे द्वारा पूछे गए हैं। और जैसे पीवाईक्यू आप लगाकर कंप्लीट करते हो तो जिसकी उत्तर व्याख्या में देखोगे आप, उत्तर आपको व्याख्या सहित सभी क्वेश्चनों के दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी इसके कंटेंट की क्वालिटी की बात करूं तो बहुत अच्छा कंटेंट क्वालिटी है। चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक के साथ 3 अदर और बुक आती है, जिसमें एक मैथमेटिक्स की है, एक रीजनिंग की है, एक प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, 2 सोल्ड पेपर मिल जाते हैं। तो चक्षु पब्लिकेशन की ये सभी चारों बुक आप नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से जाकर ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अभी हम एक एक डॉक्यूमेंट को जानते हैं कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। रेलवे का किसी भी, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे अभी जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ के निकली है उसके लिए भी यही सेम डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर हो जिसमें रिचार्ज हो, क्योंकि इस पर ओटीपी आएगा। और यह आपकी जब तक भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो भी मैसेज आना है आपके इसी मोबाइल नंबर पर आएगा। फिर एक वैलिड मेल आईडी होनी चाहिए, उस पर जो मोबाइल पर मैसेज आएगा और मेल पर आपको मेल प्राप्त होगी, और इस पर भी आपको ओटीपी प्राप्त होगा। और आगे जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह भेजे जाते हैं मेल के थ्रू ही भेजे जाते हैं। तो 2 चीज ये तो आपको आरआरबी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए rrbapply.gov.in पर जाकर अप्लाई करोगे तब सबसे पहले चाहिए। फिर होता है एक आधार कार्ड। यदि आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आधार कार्ड है तो आपका समय बचता है, आप जब एग्जाम देने जाते हो तो बायोमेट्रिक में आपका समय बचेगा, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपका समय बचेगा यदि आधार कार्ड है। अब कुछ लोगों के आधार कार्ड में और 10th की मार्कशीट में नाम अलग अलग होते हैं, तो अभी समय है आप आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग, ताकि आपको डीवी के टाइम दिक्कत ना हो। यदि फिर भी कोई मिसमैच रह जाता है तो डीवी के टाइम एफिडेविट लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद चाहिए आपको एक फोटो, लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, 6 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 30 से 70 केबी यानी स्कैन कर आपको सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए उस फोटो की। और इसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, क्लियर दिखना है व्हाइट, या फिर इसको लाइट बैकग्राउंड भी बोल सकते हैं कि लाइट बैकग्राउंड हो जिसमें आपके शोल्डर तक कंप्लीट फोटो हो। सिग्नेचर की बात करूं तो सिग्नेचर होना चाहिए एक आपके पास स्कैन किया हुआ, वो भी 30 से 70 केबी के बीच में होना चाहिए। ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए। एक आपके पास खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि ये खुद का बैंक अकाउंट आपको बाद में सैलरी में भी काम आएगा। अभी जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो जो भी जैसे जनरल वाले हैं या फिर ओबीसी वाले कैंडिडेट है 500 रुपये फीस अदा कर रहे हैं, या फिर जो फीमेल है एससी एसटी वाले जो 250 रुपये फीस अदा कर रहे हैं, इसका जब सीबीटी एग्जाम दे देते हो तो रिफंड आता है। वो रिफंड जो आप बैंक अकाउंट उसमें ऐड करोगे उसी में आएगा वो। फिर आपके पास चाहिए 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ये भी आपको अपलोड करना होगा। और इसकी जो डायमेंशन दी हुई है वो आपको उसके अकॉर्डिंग जैसे 500 केबी तक पीडीएफ अपलोड कर सकते हो। इसके साथ साथ जो भी आपके पास हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट है, किसी के पास 12th है, किसी के पास ग्रेजुएशन है, किसी के पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप वो भी ऐड जरूर कर देना, ताकि आपको जब सिलेक्शन हो, सिलेक्शन के बाद आपको दोबारा से ऐड करवाने की जरूरत ना पड़े, आप फॉर्म में ही उस चीज को ऐड करके चलना। यदि कोई अभी जैसे कंप्लीट नहीं हुआ, कोई बीए में स्टूडेंट है और अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो तब वो नहीं लगा सकता, तब वो 12th तक लगा सकता है, मगर 10th का तो आपके पास कंपलसरी है। बाकी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, मेरा मानना है कि आपको लगाने चाहिए सभी। उसकी ओनली डिटेल भरी जाती है, अपलोड नहीं करना था, अपलोड ओनली 10th का करना होगा। फिर आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा, अभी रुको थोड़ा।
वेट कीजिए। और एक होता है PWBD का सर्टिफिकेट, इसका भी थोड़ा आगे डिटेल में बताऊंगा। अभी जानते हैं एक एक्स सर्विसमैन, जो भी एक्स सर्विसमैन है जितने भी, उनको भी जो भी उनकी रिटायरमेंट का प्रॉपर सर्टिफिकेट वगैरह होता है उसको स्कैन कर कर अपने पास रखना होता है। तो ये भी आपको चाहिएगा एक्स सर्विसमैन को। और फिर होता है सर्विंग एम्प्लॉय, जो हाल में सर्विंग है, यानी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सर्व कर रहे हैं या उसमें सर्विस दे रहे हैं अपनी, तो उनको एनओसी चाहिए, क्योंकि बाद में टेक्निकल रेजिग्नेशन देना होगा, तो उसके लिए एनओसी बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले से आप अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट कीजिए और उनसे एनओसी लीजिए, ताकि आप डीवी में उनको दिखा पाओ कि मैंने अपने फॉर्म अप्लाई करते समय एनओसी अपने डिपार्टमेंट से लिया था, और बाद में आपको टेक्निकली रेजिग्नेशन आसानी से मिल जाता है अपने जिस भी डिपार्टमेंट में अभी आप वर्किंग में हो। और सबसे महत्वपूर्ण एक रहता है मेडिकल स्टैंडर्ड। तो खुद का जो आइज का मेडिकल स्टैंडर्ड है कि आपका A1 है, A2 है, B2 है, B1 है, C1 है या C2 है, तो आपका कौन सा है, तो आप ये अपने नियरेस्ट जो भी आई शॉप है या हॉस्पिटल है वहां पर जाकर चेक करवा सकते हो। ये सिर्फ 2 मिनट का कार्य रहता है। आपका कोई भी आई स्पेशलिस्ट या फिर आई शॉप वाला भी चेक करके दे देगा कि आपकी कितनी 6/9 है या 6/12 है या 6/24 है, जो भी आपका स्टैंडर्ड है। क्योंकि जो पोस्ट प्रेफरेंस डाली जाती है वो आपके मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डालना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे किसी को A2 है या A1 है, वो पॉइंट्समैन को ऊपर डाल सकता है। जो B2 एंड बिलो है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो वो मैकेनिकल कैटेगरी वाली पोस्ट है या वर्कशॉप वाली पोस्ट है, उसको ऊपर डालो, ताकि बाद में डीवी के टाइम जो पैनल बने तो पहले पैनल में ही आपका नाम आ जाए। यदि पहले पैनल में नाम नहीं आता है तो फिर थोड़ा वेट करना पड़ता है, 1-2 मंथ भी लग सकते हैं उसमें। अभी हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। जैसे SC और ST का है, जो लाइफ में एक बार ही बनता है, और आपको सेंट्रल फॉर्मेट वाले चाहिए, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। स्टेट और सेंटर दो अलग अलग बनते हैं, तो आपको हमेशा सेंटर वाले फॉर्मेट में बनवा कर रखना है। अभी SC ST वालों के लिए तो PDF अपलोड भी करनी है, क्योंकि इसमें एक तो इनको फ्री पास दिया जाता है एग्जाम के लिए, और दूसरा जो फीस में आपको छूट दी जाती है उसके लिए, और तीसरा आपको रिजर्वेशन भी मिलता है। तो SC ST वाले तो एक ही बार बनता है लाइफ में, तो उस फॉर्म की स्कैन कॉपी आपको रखनी होगी। PDF है 500 KB तक। फिर OBC की बात करूं, नॉन क्रीमिलियर की, वहां आपको 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आपका 1 साल से पुराना हो गया है, जैसे 2023 का अभी बात करूं, तो उसको आप अभी नया बनवा लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है। 23 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें मैक्सिमम 10 डेज लगते हैं। 10 डेज में आप नया बनवा सकते हो। तो OBC का नया सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। 2024 का है तो कोई दिक्कत नहीं, 2024 वाला चल जाएगा। 2023 का है तो नया बनवा लीजिए। फिर एक होता है EBS, इकोनॉमी बैकवर्ड क्लासेस। यह ओनली, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता आपको, इसमें सिर्फ फीस में छूट मिलती है 250 रुपये। तो मेरा मानना है कि यदि आप EBS से हो और आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है, तभी इसको ओके करना, क्योंकि इसमें जो 50,000 से कम आय वाले हैं वो माने जाते हैं। यदि सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको DV के टाइम दिक्कत हो सकती है। आप OBC कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कीजिए, 250 रुपये के पीछे मत जाइए। फिर EWS का, EWS के पास भी आपके पास सेंटर वाला फॉर्मेट में EWS का बना होना चाहिए। यदि सेंटर वाला प्रॉपर समय में नहीं बनता, स्टेट वाला है, तो आप स्टेट वाले से एक बार अप्लाई कर दीजिए, पर सेंटर वाला बनवा कर अपने पास रखिए, ताकि DV के टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो। यदि फिर भी इन डॉक्यूमेंट में DV के टाइम दिक्कत आती है, तो आप उस टाइम का न्यू बनवा कर भी अपने साथ लेकर जाएं DV के टाइम, ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर होता है एक पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, PWBD कैंडिडेट। तो उनके लिए सबसे पहले तो 40% से अधिक वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि उनको जो भी सीट है उनमें रिजर्वेशन मिल सके। फिर जो भी उनका पेपर वगैरह में सहायक होता है, स्क्राइब, तो उसकी डिटेल देनी होगी। उनकी फोटो भी चाहिए, सिग्नेचर भी चाहिए। ये 30 से 70 KB के बीच में होने चाहिए। तो ये भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। जो सिग्नेचर होगा वो ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पे होगा, और जो फोटो होगी वो लाइट बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के साथ फोटो होनी चाहिए। वो भी आपकी एग्जाम में हेल्प करेगा। उसकी फोटो और सिग्नेचर पूरी डिटेल आपको देनी होगी। तो यह 12 डॉक्यूमेंट आपके लिए थे, जो आपके फॉर्म भरते टाइम आपको अपने पास रखने हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और लेटेस्ट जो भी है बनवा लीजिए, नहीं बना तो। और कोई नाम वगैरह में आपके दिक्कत है तो उसको भी आप सही से करवा लीजिए। यदि किसी के फादर नेम में कोई गलती आती है, जैसे आपके आधार कार्ड में और 10th की मार्कशीट में, तो उसको आप पहले करेक्ट करवा लीजिए। खुद के नाम में है तो करवा लीजिए। बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, बैंक अकाउंट आप बाद में भी करवा सकते हो। और इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या जो सर्विस वाले एम्प्लॉई है उनको NOC
के लिए पहले ही इंटीमेट कर देना है। अपने जैसे फुल डिटेल का नोटिफिकेशन आता है उसकी कॉपी लगेगी साथ में, और एक लेटर लगेगा कि मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे एनओसी दी जाए। तो इस तरह से आपको एनओसी मिल जाएगी। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।